यह घटना है सिंगापुर गांव की। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनको बचपन से ही बड़ा आदमी बनना और सबसे ज्यादा पैसे कमाने का जुनून था। लेकिन बहुत कोशिशें के बाद भी उन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिला जिस काम से उनकी सारी ख्वाहिश है पूरी हो जाए। इस तरह घूमने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों ना हम ऐसा करें, हम लोग अपने अपने माता पिता के साथ हाथ बटाएं और उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे हम एक बड़ी दुकान खोल लेंगे। अगर हम वह काम करेंगे जो हमारे माता पिता बरसों से करते चले आ रहे हैं, तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। ऐसा करते हैं, कहीं दूसरे शहर में जाकर एक दुकान खोल लेते हैं। उससे जो मुनाफा होगा उससे हम जल्द ही बड़े आदमी बन जाएंगे। और अगर हम बड़े आदमी बन जाते हैं तो हमारे माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तीनों का दिमाग सिर्फ एक विषय पर टिका था और वह है पैसा। उन्हें चाहे कुछ करना पड़े, पर उन्हें बड़ा आदमी बनने का जुनून सवार हो गया था। अगली सुबह तीनों चाय पीने टपरियां की ओर निकल गए। टपरी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कुछ शहर के जाने माने बिजनेसमैन लोग वहां पर चाय पीने आए हुए थे। तीनों दोस्तों वहां जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा वह बिजनेसमैन लोग पैसों के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। सर, ऐसा आप क्या काम करते हैं जो आपके पास इतना ज्यादा पैसा है? जरा हमें भी बताइए, कौन सा काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा? तभी उनमें से एक बिजनेसमैन बोलता है, आप गांव वालों का दिमाग और हम लोगों का दिमाग अलग चलता है। अगर आप लोग यहीं बैठकर काम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला और इन्हीं लोगों की तरह गरीब बनकर रह जाओगे। अगर सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो इस गांव को छोड़ना पड़ेगा और शहर जाना होगा। सर, आप शहर में कौन सा काम करते हैं और हमें शहर में जाकर कौन सा काम शुरू करना चाहिए? हमारा शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप लोग नहीं समझ पाओगे। अब तीनों दोस्त बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उन बिजनेसमैनों की बात सुनकर और भी ज्यादा जुनून सवार होने लगी थी। चाय पीकर दोनों बिजनेसमैन वहां से चले जाते हैं। तीनों चाय की टपरी से लौट के बाद एक जगह जाकर रुक जाते हैं। मुन्ना, क्यों ना हम भी शहर जाकर कोई बड़ा सा बिजनेस शुरू करें? कैसा रहेगा? क्या बताऊं, तुम्हारे माता पिता तो मान जाएंगे, लेकिन हमारे माता पिता नहीं मानेंगे। वो मुझे शहर जाने से हमेशा रोकते रहते हैं और सबसे ज्यादा तो हमारे गांव की रेलवे के पास जाने से रोकते हैं। अरे तू भी ना बोला, कितना ज्यादा डरता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। तुम ऐसा करो, अपने माता पिता को कैसे भी करके मना लो और उनसे कहना बाहर जाकर काफी ज्यादा पैसा कमा कर लाएंगे। दो दोस्तों शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भोला अभी भी बहुत डर रहा था। उसने सोचा कैसे करके पिता से बात करूं और दोस्तों के साथ शहर जा सकूं। भोला के पिता के पास एक खेत था जिसमें उसके पिता हर रोज मेहनत करके फसल उगाते थे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत करते थे। और भोले का दोस्त मुन्ना, उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और इसी दुकान से उनके घर का खर्च चलता था। और तीसरा दोस्त राहुल, उसके पिता एक छोटी सी चाय की टपरी लगते थे और उससे जितना भी पैसा मिलता उससे उनके घर का खर्च चलता था। तीनों दोस्तों को बड़ा आदमी बनना था और इसी लालच में एक दिन सारे दोस्त अपने माता पिता के पास जाते हैं और शहर जाने की जिद करते हैं। पिताजी, मैं शहर जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। उसके बाद आपको चाय की टपरी लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं बेटा, तू शहर नहीं जाएगा। तुझे तो पता है ना, शहर में कितने ज्यादा हादसे होते रहते हैं। लेकिन
राहुल बार बार शहर जाने की जिद करता रहता है। बेटा, शहर जाने की जिद छोड़ दे। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश रह लेंगे। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, जब तू इतनी ज्यादा जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं तुझे इस बार शहर जाने दूंगी, लेकिन अपना ख्याल रखना। लेकिन उसके पिता उसे शहर जाने से मना कर रहे थे। इसी तरह दोनों दोस्त अपने अपने घरों में जाकर शहर जाने की बात करते हैं और दोनों दोस्तों के घर वाले शहर भेजने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं। मेरे माता पिता ने तो बोल दिया है शहर जाने के लिए, लेकिन आप लोगों का क्या है? मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी है। और कहाँ है, सही से जाना बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। पिताजी बोल रहे हैं जितना हमारे पास है हम उसी में खुश हैं, और बोल रहे हैं बेटा हमारे साथ हाथ बटाओ। यह सुनकर तीनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन तीनों का शहर जाने का सपना सपना ही रह जाता है। एक दिन राहुल सुबह सुबह घूमकर अपने घर आया। उसने देखा उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, पिताजी को क्या हो गया? ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? इनको कल रात बहुत जोरों का बुखार आया था। कमजोरी के मारे इनका पूरा शरीर जकड़ चुका है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि किसी डॉक्टर को दिखा दें। मम्मी, बस हमको शहर जाने दीजिए। पिताजी का इलाज भी हो जाएगा और हम घर पर पैसे भेज देंगे। ऐसे अगर पिताजी बीमार रहे तो खेती बाड़ी भी कोई नहीं कर पाएगा। हमारा धंधा तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। अजी, सुनते हो? वैसे हमारा लड़का यह बात तो ठीक ही कह रहा है। कुछ दिन शहर रहेगा तो हमारा कर्ज भी लिपट जाएगा और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। चल ठीक है, तू शहर चला जा, लेकिन हमारी एक बात जरूर याद रखना, वहां कोई गलत काम मत करना, अपनी ईमानदारी से काम करना। राहुल अपने दोस्तों को शहर जाने की बात बताता है। मेरे पिताजी ने शहर जाने के लिए बोल दिया है। हम लोग अगले ही दिन शहर की ओर निकल जाएंगे। पिताजी, हम कल ही शहर की ओर निकल जाएंगे। हमारे जाने की तैयारी कर दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से रहना और किसी से भी उल्टा सीधा मत बोलना। अब तीनों दोस्त शहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अगली सुबह तीनों दोस्त अपने अपने घर से निकल चुके थे, क्योंकि उनको मुंबई जाना था। उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक शहर था जहां रेलवे स्टेशन था। उनको वहां तक जाना था। तीनों अपने माता पिता से प्रणाम करके निकल पड़े। लेकिन तीनों दोस्तों को अपने गांव की और खेतों की याद आ रही थी। तीनों पैदल ही गांव के पास एक बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। पहली बस तो निकल चुकी थी। अरे यार, तुझसे पहले ही बोला था ना मैंने, जल्दी चल, लेकिन तू नहीं माना। देखा, पहली बस तो निकल गई है। अब तू देखना, रेलवे तक पहुंचने में हमें शाम हो जाएगी। अरे काहे इतनी टेंशन ले रहा है बाबू? पहली चली गई तो दूसरी आएगी, लेकिन हमको मुंबई जाना है बस, चाहे शाम हो जाए चाहे कुछ हो जाए। यार, अभी कितनी देर लगेगी बस आने में? अरे देखो, वो शायद आ गई। कुछ ही देर में वहां बस भी आ जाती है। फिर तीनों दोस्त बस में चढ़कर जंक्शन की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर बस चलती है, टीटी टिकट मांगना शुरू कर देता है। चलते चलते शाम के 7:30 बज जाते हैं और काफी अंधेरा भी हो जाता है। इतना अंधेरा कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर सात 7:45 पर बस जंक्शन पर पहुंच जाती है और कुछ ही देर बची थी ट्रेन आने में।
जंक्शन पर पहुंचने के बाद तीनों टिकट घर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में टिकट लाने के बाद तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। रात के ठीक 12 बजे रहे थे। ट्रेन रवाना होने में बस कुछ ही टाइम रह गया था। अरे यार, ये जंक्शन कितना पुराना लग रहा है। मुझे तो इसे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी तो मैं बोलूं, मेरे पिताजी इस जंक्शन के बारे में इतने कैसे जानते हैं? अरे तू भी ना यार, कितनी ज्यादा हद कर देता है। और तू भी ना अपने पिताजी की बातों में आ गया है। गांव के लोग अक्सर यही बातें करते रहते हैं, तो इसमें ज्यादा मत सोच। अरे तुम लोगों का हो गया तो मैं एक बात बोलूं, चलो ट्रेन में चलकर बैठो, ट्रेन चलने वाली है, वरना ये ट्रेन भी छूट जाएगी। इसके बाद तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन जो बाहर लग रहा था वह ट्रेन के अंदर नहीं था। ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी और इतनी ज्यादा भीड़ देखने के बाद तीनों दूसरे डिब्बे की ओर चले जाते हैं, जहां एक डिब्बा बिल्कुल खाली पड़ा था। बस कुछ ही लोग उसे डिब्बे में बैठे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन एक जंक्शन पर जाकर रुक जाती है। तभी उसे डब्बे में बैठे यात्री लोग नीचे उतरने लगते हैं। अरे यार, इनको क्या हो गया है? ये तो सारे लोग एक ही जंक्शन पे उतरे जा रहे हैं। आगे चलकर ये तो डब्बा पूरा खाली हो जाएगा। सारे लोग उसे जंक्शन पर उतर जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी उसे ट्रेन में बैठा हुआ था, जो एक सर पर पगड़ी बांधे हुए था और कपड़े बिल्कुल सफेद, मानो जैसे कोई बाहर का अजीब इंसान हो। अरे भाई साहब, आप कहाँ जाओगे? और ये सारे लोग इसी जंक्शन पर क्यों उतर गए? क्या आप कहीं दूर जा रहे हो? मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। जो आगे का जंक्शन पड़ेगा उसी जंक्शन पर मैं भी उतर जाऊंगा और उस जंक्शन के बाद ट्रेन बिल्कुल पूरी खाली हो जाएगी। क्या ट्रेन बिल्कुल खाली हो जाएगी? लेकिन मुझे तो उसे जंक्शन के आगे तक जाना है। अगर ट्रेन में कोई नहीं होगा तो कैसे सफर अच्छा लगेगा? लोगों का कहना है इस जंक्शन के आगे अगर कोई भी व्यक्ति गया तो वो वापस दोबारा लौट कर नहीं आया। कहते हैं बच्चा, बूढ़ा, औरत, ये सारे लोग अपना भेष बदल कर आते हैं और अपनी बातों में फुसलाकर अगले जंक्शन की ओर ले जाते हैं और वहां से उन लोगों का नाम और निशान तक नहीं मिलता। तो तुम लोग किसी भी औरत, बूढ़े या बच्चे की बातों में मत आना। इतना बोलना ही था, तभी दूसरी जंक्शन भी आ गई। वह व्यक्ति पगड़ी बंधे हुए उस जंक्शन से नीचे उतर गया। तभी ट्रेन फिर से अपनी दोबारा स्पीड पकड़कर आगे की ओर चल दी। अरे भाई, वो आदमी क्या बोल रहा था? क्या ये सच है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पिताजी भी यही कहते थे, इसलिए मैं तुम्हें परदेश नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि इस गांव के बीच सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है और जो भी उसे ट्रेन से गया वो कभी वापस नहीं आया। अरे ये सब पुरानी बातें हैं और कहने को क्या है, उन लोगों की तो ये परंपरा है। पुराने जमाने के लोग अब भी इन बातों पर विश्वास करते हैं। ये एक अफवाह है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तभी आगे चलकर गाड़ी फिर एक जंक्शन पर जाकर रुकती है। उस जंक्शन पर एक आदमी चढ़ता है। उस आदमी को देखकर तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। वो अजीब आदमी सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बड़ा सा बॉक्स हाथ में लिए आ रहा था। वह आदमी देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और चेहरा बिल्कुल सफेद और बाल बिल्कुल लंबे लंबे। उसने आते ही उनमें से एक दोस्त को वहां से हटाया और खुद वहां पर बैठ गया। उनका दोस्त वहां से हट जाता है और उसके हाथ में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ बॉक्स सीट पर रख देता है। लेकिन उस बॉक्स में से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई व्यक्ति उस ताबूत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह अपनी जान की भीख मांग रहा हो। और कुछ घड़ी जैसी आवाज भी उस ताबूत से आ रही थी। अरे भाई, इस ताबूत में ऐसा क्या है जो इतनी जोर जोर से चीख रहा है और चिल्ला रहा है? और इसमें एक घड़ी की आवाज भी आ रही है। अगर घड़ी है तो उसे निकालकर बाहर रख दो। तू चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहे और सिर्फ तू देखा जा। अगर एक बार भी बोलने की कोशिश की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने काम से काम रख, तुझे आगे सब पता चल जाएगा। इतना कहते ही तीनों के पसीने छूट जाते हैं। एकदम पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। तभी पिछले डिब्बे से किसी की रोने की आवाज आने लगती है। वो तीनों दोस्त डिब्बे की तरफ भागते हैं। तीनों वहां जाकर देते हैं तो वहां कोई नहीं था। बिल्कुल खाली डिब्बा और गहरा सन्नाटा। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। अब तुम लोगों का वक्त आ गया है। तीनों लोग उस डब्बे में वापस आते हैं, लेकिन वहां जाकर उन लोगों ने देखा जिसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। जो अभी तक उस ताबूत के पास जो अजनबी बैठा था, अब वो वहां नहीं था और उस ताबूत के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज में अभी भी आ रही थी। उस ताबूत में अभी भी टिक टिक की आवाज आ रही है। ऐसा क्या है उस ताबूत में? हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम उसे ताबूत को खोलकर देखें? तब हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस ताबूत में क्या है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है और इस आवाज से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद कुछ और ना हो। अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं अभी उसे ताबूत को खोलकर देखता हूँ। इसके अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा आवाज आ रही है। इसके बाद राहुल ने उसे ताबूत को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन उस कपड़े को हटाने के बाद जो दिखा उसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। जैसे ही राहुल ने सफेद कपड़ा हटाया तो उसमें ताबूत रखा हुआ था, जिस ताबूत के ऊपर लिखा था ताबूत नंबर 16। ये देखकर तीनों ही बहुत डर जाते हैं। इसके बाद ताबूत धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। यह देखकर तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। जब ताबूत पूरी तरह खुला तो तीनों और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जो व्यक्ति उनके पास बैठा हुआ था, अब वह व्यक्ति उस ताबूत के अंदर लेटा था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तक जो व्यक्ति हमारे पास बैठा था वो यहाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तुम तीनों कुछ नहीं करोगे। जो मैं चाहूंगा वो होगा। तुम लोगों ने मुझे जगाया है। अब तुम तीनों का वक्त आ चुका है। तुम तीनों तैयार हो जाओ। तीनों दोस्त पहले से बहुत डरे हुए थे, लेकिन इतने में वह व्यक्ति ताबूत से उठकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर तीनों के होश ही उड़ जाते हैं। आप जो भी हो, मुझे माफ कर दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे माता पिता ने बहुत ही उम्मीद के साथ शहर पैसा कमाने भेजा है। हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। हम भी 15 साल से यही सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, जो तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से धक्का देकर मार दिया था। हमारे माता पिता ने भी हमको बड़ी उम्मीद के साथ शहर पैसा कमाने भेजा था, लेकिन आज तक मेरे माता पिता को मेरी लाश तक नहीं मिली। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम लोगों को छोड़ दीजिए। हम लोगों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। राहुल ने इतना बोला ही था कि तभी उस अजनबी व्यक्ति के पैरों के नीचे आग जलने लगती है। आग की लपट इतनी तेज थी कि वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम तीनों से बदला लूंगा। मैं दोबारा आऊंगा। चलो, अच्छा हुआ वो चलकर राख हो गया, नहीं तो आज वो हमको जिंदा नहीं छोड़ता। इतना कहना ही था कि अचानक वो फिर से आ गया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। तीनों उसे देखकर डर जाते हैं। इतने में उनमें से वह एक दोस्त को पकड़ता है और उस पर जोर जोर से वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में अपने आप तीनों की सांस थम जाती है
और वहीं पर तीनों गिर पड़ते हैं। हल्की हल्की सुबह होने वाली ही थी। ट्रेन लगातार चल रही थी। कुछ देर बाद सुबह हुई। जब सुबह ट्रेन पहुंची जहां से वह तीनों लोग बैठे थे, वहीं पर ट्रेन फिर से आकर रुक गई। कुछ यात्रीगण जब सुबह रेलवे जंक्शन पर आए तो उन्होंने देखा 3 लाशें रेलवे के पास पड़ी हुई है। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। बिल्कुल वही हुआ जो सबके साथ होता चला आ रहा है। कुछ सालों पहले मेरे दोस्तों के साथ भी यही हुआ था। वो तो मैं खुश नसीब हूँ जो उस ताबूत नंबर 16 से बचकर आ गया, वरना जो उस ट्रेन से परदेश गया वो कभी वापस नहीं आया। मेरे दोस्तों के साथ भी बहुत बुरा हश्र हुआ।